वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी में हम लोगों ने वर्क के बारे में कुछ डिस्कस करा था पिछली क्लास में, और वर्क के हमारे पास एक फॉर्मूला भी आया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, याद है? और इस थीटा एंगल के चेंज होने की वजह से वर्क कितने टाइप का होता है? 3। कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, force of 10 Newton act on an object, acts on an object, acts on an object. The displacement is 8 meter. The displacement is 8 meter in the direction of force. In the direction of force. In the direction of force. The force act on the object. The force act on the object. Force act on the object throughout the displacement. Throughout the displacement. Throughout the displacement, पूरे लंबे समय तक उस पर फोर्स लगता रहा, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक सेम इक्वल फोर्स. What is the work done by the force? What is the work done by the force? बताइए कितना होगा वर्क डन? जब तक आपके पास कोई एंगल ना गिवन हो तब तक आप एंगल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब तक आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप इस फॉर्मूले को यूज करके इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं. कितना आंसर आया? वेरी नाइस. कितना? 80 जूल. क्यों? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 8 मीटर, और पूरे की पूरे लंबे समय तक हो रहा है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन बाय 8 इज इक्वल टू 80 जूल, क्योंकि वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बॉय पुल अ टॉय, a boy pull a toy, एक खिलौने को खींच रहा है बच्चा. ठीक है, विथ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, विथ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, थ्रू अ स्ट्रिंग, through a string which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree. कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal, with the horizontal, so as to move the boy, so as to move the boy by a distance of 1 meter horizontally, by distance of 10 meter horizontally. कितना? हॉरिजॉन्टली 10 मीटर तक मूव करता है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ
वर्क डन। कितना इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल वाला या फिर थीटा के टर्म्स वाला? क्योंकि इस बार क्या दे दिया आपको, एंगल, और आपके पास फोर्स कितना है 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, तो यहां से आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, फोर्स है 50, और ये है आपका 10 मीटर में ही है, कोई आपका चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है टेबल में देख के बताइए फटाफट से मुझे। कॉस 30 500 मल्टीप्लिकेशन में कॉस 30 √3/2, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 √3 जूल। ठीक है, √3 को भी हम लिख सकते हैं 1.732, √3 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732, तो आप अगर इसका W 250 मल्टीप्लिकेशन बाई 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर एक वैल्यू की टर्म्स में आ जाएगा। तो अभी स्क्वायर √3 के टर्म्स में आया है, फिर एक जूल के टर्म्स में आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला, वर्क का ये जो अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझिए कुछ। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2016 में भी आया है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा है, कुछ एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, और उस इंक्लाइंड प्लेन से क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अब यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो एस आपके पास कितना है 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर, ये एस है, एस, एस मतलब डिस्टेंस 1 मीटर इस इंक्लाइंड प्लेन का। अब यहां से ये लुढ़कता है नीचे की तरफ, तो आपको बताना है, कैलकुलेट करना है कितना वर्क होगा। अब लुढ़कता है लेकिन इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है या इधर बनने वाला जो एंगल है वो कितना है 90। कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ या टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क डन। लेकिन यहाँ पे जो वर्क निकालना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे आपके पास फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फोर्स आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं है, बस आपके पास मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो गिवन है, और मास है इसका 2 kg, कितना है 2 kg, और 2 kg का ये मास स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ इस इंक्लाइंड प्लेन पे, समझे। तो आप इसका देखो, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड होगा तो आप इसका क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, mg। अब इधर की तरफ और इधर की तरफ इस पे दो तरह के क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, mg के ही दो कंपोनेंट आएंगे। अगर ये थीटा है तो इस तरफ भी कौन होगा, थीटा, इस तरफ भी कौन सा होगा, थीटा, और दूसरी साइड कौन सा होगा, थीटा का दूसरा कंपोनेंट। याद करो, थीटा का जब इस तरफ जो कंपोनेंट होगा इसको क्या बोला जाएगा, mg cos थीटा, क्या बोला जाएगा, थीटा जिस तरफ फ्लाई करता है, जैसे कंपोनेंट याद करो, बताया भी था आपको पिछली क्लास में, अगर दो कंपोनेंट बनते हैं किसी भी, अगर ये इस तरफ से फोर्स लग रहा है ऐसे mg, तो इधर की तरफ अगर इसका थीटा है तो थीटा का इस तरफ कौन सा आएगा mg cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा कंपोनेंट mg sin थीटा। तो mg cos थीटा इस डायरेक्शन में स्लाइड करवा रहा है नीचे, और mg cos थीटा sin थीटा उसको वहां पे होल्ड करके रख रहा है, ठीक। अब देखो टोटल वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो फोर्स होगा इस बार वो कौन होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s। समझे अब क्या कहा, क्यों हुआ mg cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट बन गया, इंक्लाइंड प्लेन बन गया। लेकिन अभी थीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर एक राइट एंगल है, ट्रायंगल है, ये 90 है ये 60 है, तो ये वाला कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, अगर ये 90 है ये 60 है तो ये वाला, तो ये 30 हो जाएगा, 30 मतलब यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको 30 लेना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू कितना होता है कॉस 30 और ये 1, 2 1 2, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अच्छा इसको रहने दो कट जाएगा अभी,
2 मल्टीप्लिकेशन बाय 9.8, cos 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 9.8 जूल। समझे? ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में भी आया है। इसके वर्ड्स मैंने आपको लिखाए नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि एक स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है इस इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी। क्या है? अब देखिए एनर्जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं, जो भी वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अब ये फैन घूम रहा है तो वो फैन हमें क्या दे रहा है? एनर्जी तो दे रहा है, हवा दे रहा है। हवा क्या है? एनर्जी है। पर फैन घूमता क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इलेक्ट्रिसिटी के पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक सेल है, वो आपके वॉच को काम करवा रहा है। आपकी वॉच टिक 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 करके टाइम को बता रही है, तो उसके अंदर आपका सेल लगा हुआ है। सेल में अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जा रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी टू डू वर्क, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। एनर्जी। और एनर्जी को हम ई से दिखाते हैं। और जो एनर्जी हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी को डिस्कस करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास है वो दो है। नंबर पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। और भी एनर्जीज होती हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड की एनर्जी। बट हमारा यहाँ पर जो स्टडी हमें करना है वो मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी उन्हें कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी मिलने से वो अपनी पोजीशन चेंज करे। क्या चेंज करे? अपनी पोजीशन चेंज करे, या फिर कोई काम करवाए, कोई वर्क कराए जो फिजिकली हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने पेट्रोल भरवाया अपनी गाड़ी के अंदर और आपका इंजन काम करने लग गया, और इंजन काम करने की वजह से गाड़ी मूव करने लग गई, तो ये कैसी एनर्जी है? मैकेनिकल। समझ पा रहे हो मैकेनिकल एनर्जी कैसी है? जो चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब उसमें सबसे पहले होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसा समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है? जो खत्म हो जाए नहीं। जैसे कि अगर आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट है, अभी कैसे है? इसका शेप फिक्स है, लेकिन मैंने इस पर एक एनर्जी लगाई और ये अपने शेप ऐसे पिचक गया। क्या हुआ? इसके पास जो एनर्जी थी, लेकिन एक ऐसी एनर्जी लगाने की वजह से जिससे इसका शेप बदल जाए। मैंने इस वायर को खींचा, एक वायर को स्ट्रेच करा या रबड़ को स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करते ही उसने अपना शेप बदल दिया। एक बैलून फुलाया, बैलून फुलाते ही क्या हो गया? वो अपना शेप उसका बदल गया। तो जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप हो गया, साइज हो गया, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? एनर्जी, विच एनर्जी, विच एनर्जी टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, to change the configuration, in which energy to change the configuration of an object, of an object, जो किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे, शेप को बदल दे, साइज को बदल दे, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं। इसे डिनोट करते हैं यू से। अब यू से डिनोट करते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी को एक बेसिक फॉर्मूला जो इसका डिनोट करते हैं या बनाते हैं वो ग्रेविटी के टर्म्स में बनाते हैं। मान ले सपोज कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां थी और उसको उठा करके हम लोगों ने कहां पे लेके चले गए? यहाँ ऊपर लेके चले गए, हाइट दे दी, कुछ h हाइट दे दी। लेकिन आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg। यहाँ पर भी कौन सा लगेगा? mg। हर जगह पे इस पे एक फोर्स लगता रहेगा mg। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा mg और डिस्प्लेसमेंट होगा h। तो mgh, जो ये वर्क हुआ mgh, यही वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस को ही बोलेंगे U इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी।
कैसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी? अगर ये पहले इस हाइट पे थी, इसको मैं यहाँ लेके गया और जैसे मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो इसने नीचे रखी एक चौक, अगर इसके ऊपर गिराएंगे तो चौक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। तो चौक टूटी कैसे? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी आई कहां से? क्योंकि जैसे मैं इसको कुछ हाइट तक लेके गया तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को एक और एनर्जी भी कहते हैं, एक संचित ऊर्जा है, एक स्टोर एनर्जी है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कैसे होगी? जब मैंने इसको हाइट पे लेके गया, अगर मैं जितना इसको हाइट के ऊपर लेके जाऊंगा उतना ये जोर से गिरेगी किसी चीज के ऊपर। तो ये कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी भी है? एक स्टोर्ड एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो वर्क इज कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और U इज इक्वल टू mgh। अब यहां से देखो, मास kg, यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर, इसका अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 मतलब जूल। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? ओके, आज इतना ही नोट कीजिए और इसको वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को चुप करता हूँ भाई